जेपीसी झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पर सब्जेक्ट फिजिक्स एवं सब्जेक्ट कोड 102 में मैं शैलजा चौधरी आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से आज आप सभी की ऑफलाइन क्लासेस बाधित है, परंतु इस संकट की घड़ी में आपकी पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लेकर आया है आपके लिए आपकी अपनी क्लासेस, वो भी आपके अपने फ़ोन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से। चैप्टर नंबर है ए, फिजिकल वर्ड यूनिट एंड मेजरमेंट। इससे पहले हमने इस चैप्टर के 2 वीडियो लेक्चर में कुछ टॉपिक्स देखे थे, जैसे भौतिक राशियाँ 2 टाइप की, मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि, इनके संगत मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और मापन की पद्धतियाँ। 4 तरह की पद्धति देखी थी आपने, CGS, FPS, MKS और SI यूनिट। फिर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के मूल मात्रक देखे थे, उन मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाएं देखी थी। पूरक मात्रक देखा था, पूरक मात्रक की परिभाषा देखी थी और मेरिट्स ऑफ SI सिस्टम देखी थी। आज हम देखेंगे डायमेंशन अर्थात विमा। तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशन विमा से। मूल भौतिक राशि जैसे द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के मात्रकों को सुविधा की दृष्टि से m से, l से व t के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी द्रव्यमान को m से, लंबाई को l से, समय को t से। मूल मात्रकों के इस प्रकार व्यक्त करने से मात्रकों की किसी विशेष पद्धति की आवश्यकता नहीं होती है। व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को m के, l के तथा t पर घात लगाकर शो किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को मीटर में नापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में नापेंगे, तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसको विमा के रूप में कैसे लिखेंगे, MLT। m के ऊपर कोई 0 लगेगा क्योंकि किसी भी तरह का द्रव्यमान नहीं है। लंबाई यहाँ पे L स्क्वायर था, लंबाई और चौड़ाई दोनों मीटर में थी, दोनों लंबाई थी, तो L की पावर 2। समय यहाँ है नहीं, इसलिए T की पावर 0। तो क्षेत्रफल की विमा होती है m0, L2, T0। अब हम देखते हैं वेग की विमा। वेग का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो दूरी की विमा होगी L1 बटा समय की विमा होगी T1। तो वेग की विमा आ जाएगी m0 L1 T-1। किसी तरह का द्रव्यमान नहीं है, इसलिए m0 है। दूरी 1 है तो L की पावर 1 है, समय बटे में है तो T की पावर -1। अब हम देखते हैं त्वरण। त्वरण होता है वेग बटा समय। वेग की विमा आपने इससे पहले निकाली है, क्या आई थी, m0 L1 T-2 बटे समय T की पावर 1। सोल्व करने पे आएगा T की पावर जो 1 बटे में था उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा m0 L1 T-2। त्वरण में भी किसी तरह का द्रव्यमान नहीं, इसलिए m की पावर 0 है, L की पावर 1 है तथा T की पावर -2 है। इसी प्रकार बल F बराबर होता है ma यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान की विमा आएगी m1, त्वरण की विमा आपने निकाली है m0 L1 T-2। तो m की पावर 0 m की पावर 1 जुड़ जाएंगी विमा, तो बन जाएगी m1 L1 T-2। इस प्रकार किसी भी भौतिक राशि को m, l तथा t के रूप में व्यक्त करने के लिए उसके ऊपर हम जो पावर लगाते हैं उसको भौतिक राशि की विमा कहती है। जिस प्रकार से हमने देखी कि क्षेत्रफल के लिए द्रव्यमान की विमा 0 है, जबकि लंबाई की विमा 2 तथा समय की विमा -1 है। समय की विमा भी 0 है। वेग में द्रव्यमान की विमा 0, लंबाई की विमा 1 और समय की विमा -1। त्वरण में द्रव्यमान की विमा 0, लंबाई की विमा 1 और समय की विमा -2 है। जबकि बल में द्रव्यमान की विमा m1 है, लंबाई की विमा L1 है, समय की विमा T-2 है। तो इस प्रकार से कोई भी आपको राशि दी हुई हो, भौतिक राशि, चाहे वो मूल
भौतिक राशि हो या व्युत्पन्न भौतिक राशि, उसको विमा में उसकी विमा निकालने के लिए हमें MLT फॉर्म निकालनी होगी। जो भी द्रव्यमान होगा वो m की पावर में लगेगा, जो भी उसमें लंबाई होगी वो l की पावर में लगेगी, जो भी उसमें समय होगा वो t की पावर में लगेगी। यानी MLT के रूप में व्यक्त करेंगे उसकी विमा को, और MLT की पावर जो लगेगी वो उसकी विमा कहलाएगी। m की पावर जितनी होगी वो द्रव्यमान की विमा, L की पावर जितनी होगी वो लंबाई की विमा, तथा T की पावर में जो भी आएगा वो समय की विमा हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि विमा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखते हैं विमा का समागमता का सिद्धांत। तो विमा का समागमता का सिद्धांत क्या है? विमीय समागमता सिद्धांत के आधार पर किसी भी सूत्र या समीकरण की सत्यता की जांच हम तभी कर सकते हैं जब किसी समीकरण के दाईं ओर स्थित भौतिक राशि की विमा बाईं ओर स्थित भौतिक राशि के विमा के समान हो। यानी दोनों पक्षों की विमा अगर सेम है तो ही वो सूत्र या वो समीकरण सही है, अथवा वो सूत्र गलत है। सेकंड है, विमा की समागमता सिद्धांत के अनुसार दो या दो से अधिक भौतिक राशियों को जोड़ा, घटाया या भाग ये सभी तभी कर सकते हैं जबकि उन भौतिक राशियों की विमा समान हो। यानी दो भौतिक राशि हैं x और y को जोड़ना या x और y को घटाना या x में y का भाग देना ये तभी कर सकते हैं जब x की विमा y की विमा के समान हो। तो ये जो दो नियम हैं ये विमीय समागमता का सिद्धांत है। विमीय समागमता सिद्धांत के आधार पे आप कोई भी समीकरण या कोई भी सूत्र सही है या नहीं इसकी जांच कर सकते हैं। कोई भी समीकरण सही होगा तभी होगा वो सही जब उसके दोनों पक्षों की विमा समान हो। कोई भी सूत्र तभी सही होगा जब उसके दोनों पक्षों की विमा समान हो। सेकंड ये बताया विमीय समागमता सिद्धांत में कि किन्हीं भी दो भौतिक राशि को तभी जोड़ सकते हैं जब उनकी विमा समान हो, किन्हीं भी दो भौतिक राशि को तभी घटा सकते हैं जब उनकी विमा समान हो, किन्हीं दो भौतिक राशियों को तभी भाग दिया जा सकता है आपस में जब उनकी विमा समान हो। तो ये सब आता है विमा के समागमता के सिद्धांत पे। अब हम देखते हैं विमीय सूत्र तथा विमीय विश्लेषण। तो स्टार्ट करते हैं। मान लिया हमारे पास कोई भौतिक राशि Q है, उसको MLT मूल मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। तो किस तरह से लिखेंगे? m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। यानी m की विमा a है, l की विमा b है और समय की विमा c है। इस समीकरण को हम भौतिक राशि Q का विमीय समीकरण कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। तथा m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c को भौतिक राशि Q का विमीय फॉर्मूला कहते हैं। विभिन्न भौतिक राशियों के संबंधित उनके विमीय सूत्र की हम अब बात करेंगे कि कैसे हम किस भौतिक राशि को कैसे उनका विमीय सूत्र निकालते हैं। ये हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम इसके। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी l की पावर 2। न द्रव्यमान है इसमें न समय है तो m की पावर 0 और t की पावर 0, जबकि लंबाई की विमा 2 आएगी। अब हम देखते हैं आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी l की पावर 3। यहाँ पे न द्रव्यमान है न समय है तो m की विमा 0, समय की विमा 0, जबकि लंबाई की विमा 2। घनत्व का फॉर्मूला क्या होगा? द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो द्रव्यमान की विमा 1, आयतन की विमा आपने अभी देखी है L3। तो क्या आ जाएगा? घनत्व की विमा m की पावर 1, l की पावर -3, t की पावर 0। आयतन की विमा क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से l की पावर 3। आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला होता है पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, यानी घनत्व बटा घनत्व है तो इसकी कोई भी विमा नहीं आएगी क्योंकि सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो न द्रव्यमान की विमा, न लंबाई की विमा, न समय की विमा। तो इस प्रकार से अपेक्षित घनत्व एक विमाहीन राशि होती है। चाल और वेग, इनका फॉर्मूला आता है दूरी बटा समय। दूरी की विमा L1, समय की विमा T1। तो चाल की या फिर बात करें वेग की, उसकी विमा होगी m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1।
त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। वेग की आप निकाल चुके हो L1 t-1, समय की t1, तो ये त्वरण की विमा आ जाएगी m0 L1 t-2। अब हम देखते हैं बल की विमा। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान की विमा m1, त्वरण की विमा m0 L1 t-2, तो बल की क्या आ जाएगी m1 L1 t-2। बल को नापते हैं न्यूटन में। बल की विमा आपको सदैव याद रखनी चाहिए, जो कि क्या होती है m1 L1 t-2। अब हम देखते हैं ऊर्जा की विमा या फिर कहें कार्य की विमा। कार्य और ऊर्जा दोनों की विमा सेम होती है। कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर F डॉट dr। F है बल, dr है डिस्प्लेसमेंट, यानी बल की विमा मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो बल की विमा देखी थी m1 L1 t-2, डिस्प्लेसमेंट की L1, तो इससे क्या आ जाएगी कार्य की विमा m1 L2 t-2। अब देखते हैं रेखीय संवेग। रेखीय संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान की विमा आएगी आपकी m1, वेग की विमा आती है आपकी L1 अपॉन t1, तो इससे संवेग की विमा आ जाएगी m1 L1 t-1। शक्ति, अब हम देखते हैं शक्ति। शक्ति का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी और कार्य की विमा सेम होती है, जो कि हमने निकाली थी m1 L1 t-2 तो बल की थी, और इंटू डिस्प्लेसमेंट तो m1 L2 t-2 तो आपका कार्य की थी अपॉन t1। इससे आपकी शक्ति की विमा आ जाएगी m1 L2 t-3। दाब का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल की विमा m1 L1 t-2 है, क्षेत्रफल की विमा L2 है। इससे कैलकुलेट करने पे दाब की विमा आ जाएगी। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है बल बटा लंबाई। बल की विमा होती है m1 L1 t-2 अपॉन लंबाई की विमा L1। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बल काफ़ी बार आ रहा है, तो बल की विमा आपको सदैव याद रखनी है, जो कि होती है m1 L1 t-2। बल को नापा जाता है न्यूटन में, यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन। आवृत्ति की विमा होती है 1 अपॉन समय की विमा, यानी m0 L0 t-1। कोण की विमा होती है 4/3, तो m0 L0 t0। कोण और अपेक्षित घनत्व दोनों ही एक विमाहीन राशि है। कोणीय वेग की विमा आएगी कोण बटा समय, यानी m0 L0 t-1। कोण की विमा तो m0 L0 t0 थी, समय की विमा t1 है, तो इससे आ जाएगी t-1। कोणीय त्वरण का फॉर्मूला होता है कोणीय वेग बटा समय, तो ये आएगी m0 L0 t-2। कोणीय त्वरण की t-2 और कोणीय वेग की t-1। कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है रेखीय संवेग मल्टीप्लाई दूरी। इससे आप कैलकुलेट करेंगे तब आ जाएगा रेखीय संवेग P बराबर होता है mv, m की विमा m1, v की विमा L1 बटा t1। ये तो आके आ रेखीय संवेग, दूरी की विमा L1। इनको कैलकुलेट करने पे आपकी कोणीय संवेग की विमा आ जाएगी। बल युग्म की विमा निकालें तो बल युग्म होता है बल इंटू दूरी। बल की विमा m1 L1 t-2 इंटू दूरी की विमा L1, तो m1 L2 t-2 हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू I बराबर होता है m/r²। m द्रव्यमान, r दूरी, तो द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर, तो m1 L2 t-0। प्लांक नियतांक की विमा होती है ऊर्जा बटे आवृत्ति, क्योंकि E बराबर होता है h न्यू। E जहाँ पे एनर्जी, न्यू यहाँ पे आवृत्ति, और h आपका प्लांक कांस्टेंट है, तो h बराबर हो जाएगा E बटा न्यू। एनर्जी की आवृत्ति आपने निकाल ली, एनर्जी की विमा निकाल ली है, आवृत्ति की विमा निकाली है। दोनों की विमा पुट करने पे प्लांक नियतांक की विमा आ जाएगी। अब देखते हैं गुरुत्वीय नियतांक की विमा। गुरुत्वीय नियतांक किस फॉर्मूले से आता है? गुरुत्वाकर्षण बल के फॉर्मूले से है बराबर g m1 m2 अपॉन r² रहता, तो g बराबर क्या हो जाएगा f(r²) अपॉन m1 m2। f को न्यूटन में, m1 L1 t-2, r² को मीटर स्क्वायर में, अपॉन m1 और m1। इससे गुरुत्वीय नियतांक की विमा आ जाएगी। अब हम कुछ चीज़ें देखते हैं।
आपको बारी बारी न्यूमेरिकल्स में चेंज करना आएगा। जैसे टेरा का मतलब होता है 10⁻12 है, जबकि गीगा का मतलब होता है 10⁻9, मेगा का मतलब होता है 10⁻6, किलो का मतलब होता है 10⁻3, सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻2, मिली का मतलब होता है 10⁻3। इसमें न्यूमेरिकल में आपको बारी बारी चेंज करना होगा कि भाई सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो या मीटर को किलोमीटर में चेंज करो। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें इम्पोर्टेंट है मिलीमीटर 10⁻3, सेंटीमीटर आपको याद होगा 10⁻2, किलो आपको ज्ञात होगा 10⁻3, मेगा होता है 10⁻6। तो ये कुछ हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम देखते हैं जो विमीय विश्लेषण आपने पढ़ा उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, उसका कहाँ कहाँ हम किस कार्य में यूज कर सकते हैं। तो विमीय विश्लेषण की एप्लीकेशन देखेंगे। विमीय विश्लेषण विधि के कुछ उपयोग है, क्या क्या हम विमीय विश्लेषण से कर सकते हैं। विमीय विश्लेषण विधि के द्वारा हम किसी भौतिक राशि के परिणाम को एक मात्रक पद्धति से किसी अन्य मात्रक पद्धति में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने क्या कर सकते हैं कि कोई भी फॉर्मूला आपने निकाला किसी भी एक सीजीएस पद्धति में, तो उस फॉर्मूले को हम सीजीएस पद्धति से एमकेएस पद्धति में भी चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सीजीएस से एमकेएस में करने के लिए जो आपका ग्राम उसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, जो आपका सेंटीमीटर है उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा और सेकंड सेम रह जाएगी। तो इस प्रकार एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में चेंज कर सकते हैं। सेकंड क्या कर सकते हैं, विमीय विश्लेषण विधि के द्वारा इसके द्वारा कोई भी भौतिक राशि का सूत्र है या समीकरण है वो सही है या गलत है उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। कोई भी समीकरण या कोई भी सूत्र तभी सही होगा जब उसके दाएं पक्ष की विमा बाएं पक्ष की विमा के समान हो। यदि दाएं पक्ष बाएं पक्ष की विमा समान है तो वो सूत्र या वो समीकरण सत्य है, अन्यथा वो सूत्र में कोई कमी है जिसको हमें देखना होगा। विमीय विश्लेषण विधि का तीसरा उपयोग क्या है कि विभिन्न भौतिक राशियों में हम रिलेशन भी स्थापित कर सकते हैं, यानी हम सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। कोई समीकरण है, कोई सूत्र है या किन्हीं भी दो राशियों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे F बराबर m में है तो इसका मतलब क्या है कि F की विमा जो आएगी वही ma की विमा आएगी। तो आपको इनकी विमा, अगर ये दोनों F की विमा जो आई वही ma की विमा आएगी तभी तो वो सूत्र सही होगा, अदरवाइज वो सूत्र सही नहीं होगा। तो हम एक एक करके देखते हैं। कि इसका कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहला क्या था कि कोई भी फॉर्मूला है उसको एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज कर सकते हैं। सेकंड था कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको दे रखा हो सेंटीमीटर में देख रहा हो तो उसे मीटर में कैसे चेंज करना है। सेंटीमीटर में दिया हो तो 10⁻⁻2 मीटर में कर दोगे। ग्राम में दिया हुआ है उसको किलोग्राम में चेंज करना है तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। और सेकंड तो ऐसे कैसा है, तो आपका फॉर्मूला सीजीएस पद्धति में दिया हो तो उसको एमकेएस में चेंज कर सकते हो, एमकेएस में दिया हो तो सीजीएस में चेंज कर सकते हो। तो पहला यूज़ तो यही है विमीय विश्लेषण विधि का कि किसी एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या था कि विमीय समागमता के सिद्धांत के आधार पर किसी भी सूत्र या समीकरण की सत्यता की जांच हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके अनुसार किसी समीकरण के दाईं ओर स्थित भौतिक राशि की विमा बाईं ओर स्थित भौतिक राशि के समान होनी चाहिए। यदि दोनों पक्षों की विमा समान है तो वो सूत्र सही, अन्यथा वो सही नहीं है। अर्थात किसी समीकरण या सत्यता की जांच करने के लिए समीकरण के बाईं ओर तथा समीकरण के दाईं ओर की राशि की विमा की हम अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। फिर देखेंगे कि विमा समान है या नहीं। यदि दोनों पक्षों की विमा समान है तो समीकरण या फिर जो आपका कहें सूत्र वो सही है। यदि गणना में दोनों पक्षों की विमा समान नहीं आती तो वो सूत्र गलत हो जाएगा। तो आपको न्यूमेरिकल देंगे, कोई भी एक फॉर्मूला देंगे कि बताओ ये फॉर्मूला या फिर ये इक्वेशन सही है या नहीं है, सही है या गलत है। तो आप क्या करेंगे, वो दिए हुए फॉर्मूले या दिए हुए समीकरण की दाएं पक्ष की विमा का कैलकुलेशन करेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे वेग दिया हो दाएं पक्ष में तो वेग का फॉर्मूला लिखोगे भी मीटर अपॉन सेकंड होता है।
क्या हो जाएगा, m0 L1 t-1 हो जाएगा। फिर उसके बाएं पक्ष की विमा की कैलकुलेशन करेंगे, फिर दोनों साइड की तुलना करेंगे कि दाएं पक्ष की विमा और बाएं पक्ष की विमा सेम है या नहीं। अगर सेम है यानी दिया गया समीकरण सही है, अगर सेम नहीं है इसका मतलब दिए गए समीकरण में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि है। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा था कि विभिन्न भौतिक राशियों में हम विमीय विश्लेषण विधि के द्वारा रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। यदि ये ज्ञात हो कि दी गई भौतिक राशि अन्य किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, जैसे कोई भौतिक राशि A है वो P पर डिपेंड करती है, किसी भौतिक राशि Q पे डिपेंड करती है, R पे डिपेंड करती है। हमें बस ये पता है कि A भौतिक राशि है जो P पर, Q पे, R पे डिपेंड करती है। ये नहीं पता कि P की किस पावर पे डिपेंड करती है, ये नहीं पता कि Q की किस पावर पे डिपेंड करती है, R की किस पावर पे डिपेंड करती है, ये हमें अभी ज्ञात नहीं है। तो विमीय समागमता के सिद्धांत का उपयोग करके हम इनमें रिलेशन बता सकते हैं कि P की किस पावर पे डिपेंड करेगी, Q की किस पावर पे डिपेंड करेगी और R की किस पावर पे डिपेंड करेगी। तो कैसे करेंगे, हमें नहीं पता कि A P की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने मान लिया कि A प्रोपोर्शनल है P की पावर x के, यानी A डिपेंड कर रहा है P पे, P की पावर x पे, A डिपेंड कर रहा है Q पे, Q की पावर y पे, A डिपेंड कर रहा है R पे, R की पावर z पे। तो A क्या किस A प्रोपोर्शनल किस किस की हो जाएगा, P की पावर x, Q की पावर y, R की पावर z। अब प्रोपोर्शनलिटी वाले इस निशान को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को आपने ले लिया L, तो A बराबर हो जाएगा L P की पावर x, Q की पावर y, R की पावर z। जहाँ पे आपका जो L है वो एक स्थिरांक है और जो x y z है जो पावर है वो हमें ज्ञात नहीं है, उनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे हम इसमें, अब अगर ये समीकरण सही है तो क्या होगा, इसके दाएं पक्ष की विमा बाएं पक्ष की विमा के समान होनी चाहिए। तो हमें A की विमा हम लिख लेंगे, A की विमा कुछ आएगी m की पावर में, L की पावर में कुछ आएगी, T की पावर में कुछ आएगी। फिर इनमें जो भी इसमें कहा था कि P पे डिपेंड कर रहा है, Q पे डिपेंड कर रहा है, R पे डिपेंड कर रहा है, ये नहीं पता x y z क्या है, पर ये तो पता ना P पे डिपेंड कर रहा है, Q पे कर रहा है, R पे कर रहा है। तो P की वो फॉर्मूला लिखेंगे, MLT फॉर्म लिखेंगे, Q की MLT फॉर्म लिखेंगे, R की MLT फॉर्म रखेंगे और फिर दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। बाएं पक्ष की M की विमा की तुलना करेंगे दाएं पक्ष की M की विमा से, बाएं पक्ष की L की विमा की तुलना करेंगे दूसरे पक्ष की L की विमा से, बाएं पक्ष के समय की विमा की तुलना करेंगे दाएं पक्ष के समय की विमा से, और इस प्रकार तुलना करने पे हमें x y z की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो अब हमें पता चल जाएगी कि जो हमारी भौतिक राशि A है वो P की इस पावर पे डिपेंड कर रहा है, हमारी जो भौतिक राशि A है वो Q की इस पावर पे डिपेंड कर रहा है, हमारी भौतिक राशि A है वो R की इस पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें कैसे न्यूमेरिकल आएंगे कि हमें दे देगा वो कि पर्टिकुलर कोई A भौतिक राशि इस प्रकार से है कि वो P पर